हमारा व्यक्तित्व समाज की देन है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज को नया व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। नई सोच, नई उम्मीद और चेतना से समाज जीवन भर देते हैं। उनका जीवन ही ईश्वरी कार्य करने के लिए होता है, जो प्रवाह के खिलाफ जाने में नहीं बल्कि प्रवाह को मजबूत बनाने पर विश्वास करते हैं। ऐसी ही एक व्यक्तित्व की, विचारधारा की इस वर्ष जन्मशती हम मना रहे हैं, जिसकी शुरुआत मैंने जशपुर में देखी थी। जशपुर छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक जिला है। यहां के घने जंगल और हरियाली से निकलकर कई नदियां जशपुर के प्राकृतिक सौंदर्य का पोषण करती हैं। दूर तक फैले गिरी पर्वतों से लेकर विभिन्न उपजाऊ मैदानों में यह भूमि फली फूली है। जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के भंडार यहां पाए जाते हैं। प्रकृति से मेल खाता वनवासियों का जीवन आस्था, संस्कृति और परंपराओं से सजा है। यहां के वनवासी प्रजा हितैषी नरेश के संरक्षण में शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। देश की सत्ता हथियाने के बाद ब्रिटिश शासकों ने रियासती नरेशों को प्रताड़ित करना शुरू किया। जशपुर के महाराज देवशरण सिंह का 1931 में स्वर्गवास हुआ। उनके पुत्र विजय भूषण सिंह तब नाबालिग थे, इसलिए ब्रिटिश शासकों ने राजकाज चलाने के लिए जशपुर में पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया था। उनके साथ जशपुर पहुंचे विदेशी ईसाई मिशनरियों ने वनवासियों की सारी धारणाओं को गलत ठहराना शुरू किया। उनके प्रति घृणा का भाव उत्पन्न करने की कोशिश की। गरीबी और भोलेपन का फायदा उठाकर घोलेंग और कुनकुरी मिशन के नेतृत्व में वनवासी बंधुओं को मतांतरित करने का सिलसिला शुरू हुआ। भारत छोड़ो के नारों से अपनी चरम सीमा पर पहुंचे स्वतंत्रता आंदोलन रंग लाया। 1947 में देश स्वतंत्र हुआ और अन्य रियासतों के साथ जशपुर रियासत का भी मध्य प्रांत में विलय हुआ। विदेशी ईसाई मिशनरियों ने जशपुर रियासत में मतांतरण के साथ साथ राष्ट्र विरोधी शक्तियों को भी बढ़ावा दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल जब पहली बार जशपुर पहुंचे तो ईसाई मिशनरियों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। झारखंड जिंदाबाद, शुक्ल जी वापस जाओ के नारों से उन्हें अपमानित किया गया। देश के प्रथम गृहमंत्री और लौह पुरुष माने जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इस घटना के बाद चिंतित हुए। ईसाई मिशनरियों द्वारा बोए गए विद्रोह के बीज उन्हें स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। जशपुर में अपमानित और चिंतित होकर लौटे मुख्यमंत्री शुक्ल जी ने जशपुर क्षेत्र को मिशनरियों के चंगुल से मुक्त करने की ठान ली। महात्मा गांधी जी के ध्येयनिष्ठ साथी अमृतलाल ठक्कर, उपाख्य ठक्कर बाप्पा से उन्होंने इस संदर्भ में विचार विमर्श किया। रचनात्मक कार्यों के लिए ठक्कर बाप्पा जाने जाते थे। हरिजन सेवक संघ के तो वो मंत्री ही थे। उनके मार्गदर्शन के अनुसार एक योजना बनाई गई। जशपुर की सामाजिक समस्या का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय विचारधारा से निगडित स्थानीय सामाजिक संस्थाओं का सहयोग लेना चाहिए। हाँ, लेकिन ये काम किसको सौंपे? अगर आपकी अनुमति हो तो मेरे दृष्टि में एक व्यक्ति है। कौन? रमाकांत केशव देशपांडे। रमाकांत केशव उपाख्य बाला साहब देशपांडे का जन्म 26 दिसंबर 1913 को महाराष्ट्र के अमरावती शहर में मध्यम वर्गीय मराठी परिवार में हुआ। देशपांडे परिवार का मूल गृह ग्राम था वर्धा जिले का आरवी। बाला साहब के पिताजी का नाम था केशवराव और माताजी लक्ष्मीबाई, जो प्रसिद्ध देवरस परिवार से थे। जेल अधिकारी होने के कारण केशवराव का तबादला विविध शहरों में होता था।
इसलिए बच्चों की शिक्षा प्राप्ति में हो रही असुविधा को दूर करने के लिए उन्होंने अपने बच्चों को 1926 में नागपुर भेजा। नागपुर में पढ़ाई करते हुए बाला साहब ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसके पश्चात विख्यात हिस्लॉप कॉलेज से बीए और बाद में एलएलबी तथा एमए की उपाधियां प्राप्त की। नागपुर में पढ़ाई के दौरान बाला साहब का परिचय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बड़ीराम हेडगेवार जी से हुआ और वे संघ के स्वयंसेवक बन गए। डॉक्टर हेडगेवार जी से ही उन्होंने राष्ट्रभक्ति के ओजस्वी और प्रखर संस्कार पाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता माधव सदाशिव गोलवलकर उपाख्य श्री गुरुजी से भी बाला साहब का परिचय हुआ। श्री गुरुजी ने अपनी वी शीर्षक की अंग्रेजी पुस्तक की पांडुलिपि का अध्ययन का जिम्मा बाला साहब को सौंपा, जिसके कारण बाला साहब को श्री गुरुजी से विभिन्न विषयों पर चर्चा करने का अवसर प्राप्त होता था। पढ़ाई पूरी होने के बाद 1940 में बाला साहब रामटेक में अपने मामा के साथ वकालत करने लगे। अपने नेतृत्व गुणों से बाला साहब ने कुछ ही दिनों में रामटेक में बड़ा अच्छा मित्र परिवार भी बनाया। उन दिनों ब्रिटिश शासकों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की गूंज पूरे हिंदुस्तान में उठी थी। बाला साहब भी अपने मित्रों के साथ उसमें कूद पड़े। रामटेक में एक दिन तहसील कार्यालय पर मोर्चा निकाला गया। उसे रोकने के लिए पुलिस ने फायरिंग की तैयारी की। स्थिति की गंभीरता को देख बाला साहब और उनके साथी दूसरे रास्ते से पुलिस सिपाहियों के पीछे पहुंचे। उनकी बंदूकों को अपने हाथों से पकड़कर उन्होंने पुलिस को गोली चलाने से रोका। क्या आपके पास पुलिस फायरिंग की लिखित अनुमति है? बताइए। उनके इस धैर्यपूर्ण रवैये से पुलिस भी अचंभित रह गई। फायरिंग तो टल गई, लेकिन गुस्साई भीड़ ने तहसीलदार हरकरे को घेर लिया। किसी भी आंदोलन में हिंसाचार होना बाला साहब को मंजूर नहीं था। अपने धैर्य और संयम का परिचय देते हुए बाला साहब आगे बढ़े। उन्होंने गुस्साई भीड़ से तहसीलदार हरकरे की रक्षा की। हिंसाचार रोकने के बावजूद आगजनी और लूटमारी के आरोप में बाला साहब और उनके साथियों को नागपुर की कारागार में भेजा गया। एनहांस पेनल्टी एक्ट के तहत उन पर मुकदमा ठोक दिया गया, जिसमें फांसी की सजा का प्रावधान था। न्यायालय में सभी सबूत बाला साहब के खिलाफ गए, लेकिन रामटेक के तहसीलदार हरकरे और अन्य एक गवाह ने बाला साहब के खिलाफ बयान देने से इनकार कर दिया और बाला साहब निर्दोष साबित हुए। कारागार से मुक्त होते ही बाला साहब को पारिवारिक जिम्मेदारी उठानी पड़ी है। उनके बड़े भाई नीलकंठराव का स्वर्गवास हो गया था और घर की आर्थिक स्थिति सामान्य हो चुके थे। घर गृहस्थी संवारने के लिए बाला साहब रेशनिंग ऑफिस में नौकरी करने लगे। रेशनिंग ऑफिस में नौकरी करते हुए बाला साहब ने एक बड़े व्यापारी के भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ किया। व्यापारी को सजा होने के बजाय उस प्रकरण को दबा दिया गया। इससे बाला साहब संतप्त हो गए और उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र देकर फिर से अपनी वकालत शुरू की। उन्हीं दिनों में बाला साहब का विवाह अचलपुर के अप्पा साहब जागीरदार की कन्या प्रभावती के साथ हुआ। बाला साहब के लिए वकालत करना केवल व्यक्तिगत निर्वाह का साधन नहीं था, समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाने का एक सक्षम माध्यम भी था। संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी से मिली समाज और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा का वो एक प्रत्यक्ष प्रमाण था। इसलिए ठक्कर बापा की इच्छा के अनुसार अपनी अच्छी आमदनी वाली वकालत छोड़कर जशपुर जाने की चुनौती उन्होंने सहज ही स्वीकार ली। पिछड़ा वर्ग विकास योजना में
ब्लॉक संयोजक के रूप में जब वे जशपुर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मतांतरित वनवासी भाई ईसाई मिशनरियों के हाथ की एक कठपुतली बन चुका है। पूरे मध्य प्रांत की ईसाई जनसंख्या की आधी से अधिक ईसाई आबादी जशपुर क्षेत्र में ही रहती थी। गांव में अधिकतर पाठशालाएं ईसाई मिशनों की ही थी। शासकीय शालाओं में पढ़ने वाले छात्रों को अपमानित, प्रताड़ित किया जाता था। उनके अभिभावकों का सामाजिक बहिष्कार किया जाता था। जशपुर में मानो ईसाई मिशनरियों की समानांतर सरकार चल रही थी। इस परिस्थिति को बदलने के लिए बाला साहब ने 1 वर्ष के अंदर 100 शासकीय प्राथमिक पाठशालाएं और 8 माध्यमिक विद्यालय शुरू करने की योजना बनाई। शासन से उसके लिए आवश्यक अनुमति भी मिल गई और उन पाठशालाओं में शिक्षकों की नियुक्ति के पूर्ण अधिकार भी बाला साहब को दे दी गए। योजना के अनुसार केवल 1 वर्ष के अंदर सभी पाठशालाएं शुरू हो गई। बाला साहब ने इस विद्यालयों में स्वस्थ, बलवान तथा चरित्रवान शिक्षकों की नियुक्ति की, जिससे किसी भी दुष्प्रेरित विरोध का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। बाला साहब की इस योजना से शिक्षा के क्षेत्र में ईसाई मिशन का एकाधिकार समाप्त हो गया। हतप्रभ मिशनरियों ने उनके विरुद्ध शिकायत भी की, लेकिन वणिकर जी ने उसे खारिज कर दिया। बाला साहब जानते थे कि केवल सरकारी योजनाओं के द्वारा वनवासी बंधुओं का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने सनातन धर्म सभा की स्थापना की। जशपुर क्षेत्र के उरांव, कंवर आदि जनजाति के नेता और साधु संतों को साथ किया। क्षेत्र में धार्मिक वातावरण निर्माण हो, इसलिए विविध स्थानों पर उनके भजन संकीर्तनों का आयोजन किया। बाला साहब की योजनानुसार शुरू हुए विद्यालय देखने ठक्कर बापा फरवरी 1949 में जशपुर क्षेत्र पहुंचे। ईसाई मिशनरियों की दहशत को ताक पर रखकर वनवासी बंधु बड़ी संख्या में ठक्कर बापा का स्वागत करने कांसाबेल और कुनकुरी पहुंचे। जय हिंद के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। बाला साहब ने अपनी धर्मपत्नी प्रभावती जी के साथ ठक्कर बापा का कांसाबेल में स्वागत किया। जशपुर पहुंचने पर ठक्कर बापा ने कार्य की सफलता के लिए बाला साहब की प्रशंसा की और अपनी ओर से उन्हें व्यक्तिगत पुरस्कार स्वरूप 251 रुपए दिए। बाला साहब ने इसे ठक्कर बापा का आशीर्वाद माना और वो राशि सरकारी खजाने में जमा करना ठक्कर बापा के स्नेह का अपमान समझा। कुछ अधिकारियों ने प्रांतीय शासन से उनके इस संबंध में शिकायत की। उस पर बाला साहब ने अत्यंत स्पष्ट रूप से कहा, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि ठक्कर बापा ने जो 251 रुपये मुझे दिए हैं वो उनका प्रेम और आशीर्वाद है। उसको लौटाने से बेहतर मैं समझूंगा कि मैं अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दूं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में पहली बार आम चुनाव होने जा रहे थे। चुनाव जीतने के लिए सत्ता के ठेकेदारों ने भी घोलेंग और कुनकुरी मिशन के पादरियों की चरण वंदना शुरू कर दी। फादर, इस बार पूरे वोट हमें मिलने चाहिए। आपको भी उसके लिए हमारा एक काम करना पड़ेगा। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आप बताइए क्या काम है? बाला साहब देशपांडे का जशपुर से तबादला हो जाएगा तो आपका काम भी हो जाएगा। एक सामान्य शिकायत पर बाला साहब को निलंबित किया गया। 1 वर्ष तक शिकायत की जांच का खेल चलता रहा। लेकिन आखिर बाला साहब पर लगाए गए सभी आरोप झूठे साबित हुए।